बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 11, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि गॉसेस लॉ जो है वो क्या होती है। तो गॉसेस लॉ जो है वो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम, या गॉसेस लॉ किस वजह से आई थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें गॉस ने एक रूल बताया था कि हम किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन और गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो देखा था। अच्छा, अब मैंने उसके अंदर थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था कि गॉसेस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करने के लिए होती है, लेकिन हम इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मजीद और क्या फ़ायदा है गॉसेस लॉ का, तो हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं। मजीद ये फ़ायदा है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं गॉसेस लॉ को। हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ क्या है? वी कैन ऑल्सो अप्लाई गॉसेस लॉ वेयर इलेक्ट्रिक field is to be determined। ठीक है, जहां पे भी कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी, हम गॉसेस लॉ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करें। किस तरीके से इसको देख लेते हैं हम। ये जो है लास्ट लेक्चर की स्लाइड्स हैं, इसको दोबारा मैंने इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो गॉसेस लॉ का फ़ायदा है वो ये है कि ये जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म आ रही होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फ्लक्स के अंदर ई डॉट ए आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म होती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बहुत आसानी से भी मालूम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आसानी से कैसे मालूम कर सकते हैं? अगर हम किसी क्लोज सरफेस के ऊपर, गॉसेस लॉ के अंदर बेसिकली गॉसेस लॉ जो है वो क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई होती है। इसको मैं डीए कर दूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट होगी तो फिर क्या होगा, हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रल से और आसानी से हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो उसको आगे भी चल के देखते हैं इस स्टेटमेंट को, उसका मतलब और हमें क्लियर होगा। लेकिन इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ठीक है, हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं किसी किसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन ये फेल भी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जब कभी हमारे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं हो, बाहर चार्ज रखा हुआ हो उस वक्त। ठीक है, अगर ये क्लोज सरफेस है, चार्ज यहाँ पर नहीं रखा हुआ, बाहर रखा हुआ है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस तो लेट सपोज गुजर रही है ना, इस जगह पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉसेस लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर ही नहीं आएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लॉ जो है किस जगह अप्लाई की जा सकती है और किस जगह अप्लाई नहीं की जा सकती है। और अगर हम गलत जगह पर उस लॉ को अप्लाई कर देंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो फिर सही नहीं आएंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है 3 तरह की सिचुएशंस को डील किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी जगह पे आपके पास चार्जेस जो हैं वो एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हों। अच्छा, यहाँ पर इनफाइनाइट क्यों लिखा है? इनफाइनाइट क्यों लिखा है मुझे नहीं मालूम, अभी मुझे नहीं मालूम। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस क्यों लिखा है ये भी मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन मैंने लिख दिया है बस यहाँ पर। अब जो है आगे चल के मुझे पता चलेगा कि मैं ये क्यों क्लेम कर रही हूँ कि ये इनफाइनाइट ही होनी चाहिए लाइन ऑफ चार्ज, या इनफाइनाइट ही होनी चाहिए शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, तो यहाँ पर 3 केसेस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगी। लाइन, किसी जगह लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हो, किसी जगह प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हो, या फिर चार्जेस जो हैं वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन 3 तरह के केसेस के अंदर मैं आसानी से गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। क्यों और तरह की सिचुएशंस के अंदर क्यों नहीं अप्लाई कर सकती? और तरह की सिचुएशन में गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकती हूँ, इरेगुलर सरफेसेस के अंदर अप्लाई कर सकती हूँ, बशर्ते कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी
तो मुझे सिमेट्रिकल शेप की ज़रूरत होगी, यानी रेगुलर शेप की ज़रूरत होगी, ताकि जब मैं उसके ऊपर क्लोज सरफेस बनाऊं तो वो भी रेगुलर बने, और जब वो रेगुलर बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब हमें अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहला ये कि गॉसेस लॉ के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। गॉसेस लॉ के अंदर हमें ये बात रिकॉल कर लेते हैं कि गॉसेस लॉ का जो है वो क्या फॉर्मूला है। गॉसेस लॉ का फॉर्मूला जो है वो ये है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला रखेंगे कि अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे एक लाइन ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेट सपोज रखा हुआ है। मैं कहती हूँ कि मुझे जो है ना वो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लें इस पॉइंट के ऊपर। ये डिस्टेंस हो गया r। कैसे? ड्रॉ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड सरफेस हमें हर हाल में बनाना पड़ेगा इसी पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लॉ के अंदर है ही क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। ओके, तो जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के ऊपर क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। और हमें ये क्लोज सरफेस इस तरह से बनाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो, यानी सिमेट्रिकल सरफेस बनाना पड़ेगा। ये जो क्लोज सरफेस है या ये जो सिमेट्रिकल सरफेस है इसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गॉसेस लॉ अप्लाई होती ही क्लोज सरफेस के ऊपर है, तो जो क्लोज सरफेस हम बना रहे हैं उसको हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं और सिमेट्रिकल सरफेस भी कह सकते हैं। अच्छा, गॉसियन सरफेस अमूमन तीन तरह के होते हैं। एक तो साइलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो लाइन चार्ज यहाँ पर मैंने बनाई है तो इसके गिर्द जो क्लोज सरफेस में बनाऊंगी वो ये चूंकि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो गॉसियन सरफेस जो मैं बनाऊंगी वो एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस जो है वो बने। ओके, क्यों सिलेंड्रिकल है? इसलिए कि देखें ये जो है रेगुलर शेप की बॉडी है ना, पूरी की पूरी। तो अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी तो मुझे इस पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा, इस पूरे क्लोज सरफेस पे। तो मुझे ये बात मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे सरफेस के ऊपर, चूंकि ये सिमेट्रिक है, कांस्टेंट रहेगी। अगर बॉडी इस तरह से होती, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा दिया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा दिया था कि अगर हमारे पास इरेगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे इसमें से निकल रही हैं तो इस जगह से ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर कम चार्जेस हैं, लेट सपोज इक्का दुक्का पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो बहुत कम है। अब अगर मैं क्लोज सरफेस बना भी दूं रेगुलर शेप का या इरेगुलर शेप का, तो अब जब मैं इस क्लोज सरफेस पे से गुजरूंगी तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, लेट सपोज E1 है, इस जगह पे कुछ और होगी, लेट सपोज E2 है, इस जगह पे कुछ और होगी, लेट सपोज E3। तो मैं इस इंटीग्रल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल सकूंगी क्योंकि ये अब कांस्टेंट नहीं है। जब मैं इस पूरे क्लोज एरिया के अंदर ट्रेवल करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है और इंटीग्रल में से ई बाहर नहीं निकल सकेगा। तो यहाँ पर मुझे जो है वो ये बात पता चल गई कि अगर मेरे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे गॉसियन सरफेस कैसा बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि अगर मेरे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मैं ड्रॉ करूंगी। अगर मेरे पास स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ड्रॉ करूंगी। और अगर मेरे पास प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं किसी सरफेस के ऊपर शीट में, तो क्या होगा,
कि पिल बॉक्स शेप जो है वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। पिल बॉक्स शेप जो है वो या तो पिल बॉक्स का मतलब होता है दवा का की शीशी डिब्बा जिसके अंदर दवा आती है, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकती है और वो क्यूबॉइड शेप की भी हो सकती है। ओके, तो हम सिलिंड्रिकल शेप का पिल बॉक्स जो है ज़्यादातर अमूमन यानी सिलिंड्रिकल शेप का पिल बॉक्स जो है वो अमूमन तस्वुर कर लेते हैं क्योंकि उसमें 3 फेसेस होते हैं। जबकि अगर मैं उसको रेक्टेंगुलर कंसीडर करूं पिल बॉक्स को, तो वो उसमें मुझे फिर बहुत ज़्यादा फेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह की, लेट सपोज ये सिरप की बॉटल हो गई, ठीक है, तो इसमें 6 फेसेस बनेंगे। जबकि जैसे ये सिलेंडर हमें नज़र आ रहा है, सिरप की बॉटल अगर गोल शेप में है तो उसमें सिर्फ 3 फेसेस होंगे, एक अपर, एक लोअर और ये कर्व। तो इट इज़ रेदर इजी टू डील विद दिस टाइप ऑफ पिल बॉक्स रेदर देन दिस, ठीक है। तो हम पिल बॉक्स भी जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का ही लेते हैं। ये क्या चीज़ होती है ये हमें पता चल जाएगा आगे चल के। तो यहाँ पर सिर्फ जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो ये कि गॉसेस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के ऊपर हमें गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है। अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है तो वो क्लोज सरफेस सिलेंडर होगा, अगर स्फीयर में है तो स्फेरिकल होगा, और अगर शीट में गिवन है तो पिल बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम इन सिचुएशंस को बारी बारी लाइन से देखते भी जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक मैंने लाइन ऑफ चार्ज ले लिया है। इस लाइन ऑफ चार्ज की जो डायग्राम है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है कि ये चार्जेस जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी लाइन जा रही है। कैसे हमें पता चला कि इसको बहुत बड़ा होना चाहिए? रिजल्ट से पता चला। अभी तक हमने रिजल्ट निकाला नहीं है, लेकिन रिजल्ट से हमें पता चलेगा, जिसको मैं अभी आगे चल के डिस्कस करती हूँ। अच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर लेट सपोज ये मेरा पॉइंट है, इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं ऐसा क्लोज सरफेस बनाऊंगी, ये पूरा मेरा क्लोज सरफेस है जिसमें ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, और मैं पूरा क्लोज सरफेस बना दूंगी। और ये जो लाइन है, लाइन ऑफ चार्ज, एक रॉड है, इसके गिर्द जो है वो मुझे कैसा गॉसियन सरफेस बनाना है? मुझे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है। अब जो है मुझे क्या काम करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। गॉसेस लॉ के ऊपर मैं अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगी। अच्छा, ये है क्लोज सरफेस, ये देखें क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ। ये जो सरफेस है क्लोज सरफेस, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है शो किया गया है इस तरफ, लेकिन यहाँ पर जो सरफेस का डायरेक्शन है ये क्या है? ये इस तरफ है, ये वाला सरफेस जो कर्व सरफेस है। लेकिन इस वाले फेस के अंदर क्या होगा कि सरफेस का डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर स्मॉल एस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, अपवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है। इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स दे दूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। इसी तरीके से इस लोअर फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। और जो सरफेस की डायरेक्शन है वो क्या होगी? नीचे डाउनवर्ड एस की डायरेक्शन। तो ये जो है अभी भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो जब हम किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इस इंटीग्रल को खोलेंगे, ये हमें क्लोज सरफेस पे खोलना है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तीन बेसिकली खुलेगी। किस तरीके से? तीन इंटीग्रल्स के ऊपर खुलेगी। इस वाले सरफेस को मैं कह देती हूँ S1, इस वाले सरफेस को मैं कह देती हूँ S2, और इस वाले सरफेस को मैं कह देती हूँ S3। तो इस इंटीग्रल को जब मैं खोलूंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीग्रल को, तो ये मेरा क्या कैसे खुलेगा? यानी इंटीग्रल E डॉट डी ए over surface S1 plus integral of E dot dA over surface S2 plus integral of E dot dA for the surface of S3। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा S2 सरफेस है और जो S3 सरफेस है, इनमें इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो निकलेगा, क्योंकि एंगल इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला इंटीग्रल मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल मेरा ज़ीरो हो जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के लिए मुझे खोलना होगा इसको। और मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड खोली है डायरेक्टली, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ S1 सरफेस के लिए। अच्छा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जगह बना रही हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें, वो ये कि ये जो चार्ज होता है ना, ये हमेशा इनक्लोज चार्ज होता है। जो भी हम गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस लेते हैं, उसके अंदर कितना चार्ज है, ओके, उसके अंदर जो चार्ज आ रहा है सिर्फ हमें वो लेना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है, उसके अंदर कितना चार्ज है वो लेना है। जो चार्ज बाहर है उसको हमें नहीं लेना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब मैं इंटीग्रल खोलना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सिर्फ सरफेस एस के लिए खोलूंगी। ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर जो ये वाला जो सरफेस एरिया होता है, उसको किस तरीके से उसका फॉर्मूला खोला जाता है, आर डी फाई डी एल, ठीक है। ये जो है ना हमारा आर डी फाई डी एल, ये पूरा खोला जाता है। एल क्या चीज़ है, ये पूरी की पूरी लेंथ है, ठीक है। डीएल कह लें इसको, ये तो खैर पूरी फुल लेंथ है, तो छोटी जो लेंथ होगी, डिफरेंशियल लेंथ, वो डीएल कहलाएगी। ये पूरी फुल टोटल लेंथ जो है वो कैपिटल एल है। अच्छा, डी फाई क्या है, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती जाऊंगी, तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को ट्रेवल करती चली जाऊंगी, तो ये जो मेरा एंगल होगा, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में अगर डिफाइन कर दूं, लेट सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो ये मेरा एंगल फाई जो है वो बनता चला जाएगा। और जब मैं वापस आऊंगी, पूरा की पूरा मुझे 2 पाई डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा एंगुलर, ताकि मेरा जो है वो पूरा के पूरा क्लोज सरफेस बन जाए। तो फाई जो है वो उसमें मेरा 0 से 2 पाई के बराबर होता है, और ये आर जो है वो रेडियस होता है इस पूरे के पूरे सिलेंडर का। और बेसिकली आर वो पॉइंट भी है जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर मैंने पूरा के पूरा सिलेंडर जो है वो ड्रॉ किया था। तो जब मुझे पता चल गया कि ये जो कर्व सरफेस है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसके सरफेस एलिमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस सरफेस को वेरी करने से, डिफरेंशियल है ना, ये वेरी हो रहा है, चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट मींस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल। आर इज आल्सो सॉरी, आर इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कैन बी टेकन आउट। अच्छा, हम जो है वो फाई के ऊपर अब इंटीग्रल खोलेंगे 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। और डी एल भी जो मेरी टोटल लेंथ है 0 से लेके एल तक, मैं उसके ऊपर इंटीग्रल एवेलुएट कर दूंगी। तो जब मैं इस इंटीग्रल को खोलूंगी तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ई आर 2 पाई एल। ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर मेरे पास क्यू इंक्लूज, यानी कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है। तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये पूरी की पूरी लेंथ। तो क्यू इनक्लोज जो है वो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, सही है। यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है, लैम्डा इज दी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगी लैम्डा एल, ठीक है। ये जो हमारी क्यू इंक्लूज है लैम्डा एल, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। दोनों साइड्स को मैंने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद इस स्टेप में देखें कि ये जो आर 2 पाई एल है, ये आर 2 पाई एल नीचे चला गया, और ये एप्सिलॉन नॉट, इसका ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहा, लैम्डा एल ऊपर मौजूद था। ये जो एल कैंसिल आउट हो रहा है, ये एल कैंसिल आउट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास किसके पास बराबर निकल कर आ गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें एक पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर भी साथ लगा दूंगी, तो ये वेक्टर फॉर्म में बन जाएगी क्वांटिटी मेरी। लेकिन मैं ये बात सोच रही थी कि जो कूलम्स लॉ
को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक लाइन चार्ज के लिए। उसका भी तो फॉर्मूला हमने एक निकाला था। वो और ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है? ये भी लाइन चार्ज है, वो भी एक लाइन चार्ज थी, तो उसका फॉर्मूला अलग क्यों निकल कर आ रहा है और इसका फॉर्मूला अलग क्यों निकल कर आ रहा है? तो हम उस वाले लेक्चर में से भी एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसको कंपेयर करते हैं। ये देखें, ये मैंने लास्ट लेक्चर की स्लाइड खोली है। इसके अंदर भी हमारे पास एक लाइन चार्ज थी जिसमें हम इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ये आ रहा था। तो ये वाला फॉर्मूला कितना डिफरेंट है उस फॉर्मूले से जो अभी हमने निकाला है। उसमें भी तो हम लाइन चार्ज का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाई इट इज सो डिफरेंट। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए मैं इसमें लिमिट लगाती हूँ। और वो मैं लिमिट क्या लगाती हूँ कि इफ L is very very larger than X, here X is what? X वो पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रही थी। दिस इज माई X, दिस इज माई X पॉइंट। ये वो पॉइंट था, ठीक है, जिसको मैंने X बोला हुआ था। दिस इज ये X एक्सिस, और अगर आपको याद हो तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स जो है वो इसके डिफाइन किए थे। तो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन X का क्या मतलब है कि L अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, ये लेंथ अगर बहुत ज्यादा बड़ी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस सूरत में ये फॉर्मूला रिड्यूस होके किस तरह से बनेगा। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगी, क्योंकि L जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो मैं इसके अंदर से क्या करूंगी, L को कॉमन निकाल लूंगी, क्योंकि L इज मोर इम्पोर्टेंट। L को मैं जब कॉमन निकालूंगी L स्क्वायर को, तो उसकी पावर हाफ बाहर आ गई, अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। और ये जो पावर है ये ऊपर है 2, ये नीचे है 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि एल बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्स बहुत छोटा है उसके मुकाबले में, तो ये जो फैक्टर है ये अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा और सिर्फ हमारे पास 1 बच जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला रिड्यूस हो गया के क्यू अपॉन एक्स एल। ये Q अपॉन एल क्या चीज़ है? Q अपॉन एल तो मेरे पास लैम्डा है, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टोटल अपॉन टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक। अच्छा, एक चीज को जरा थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा कि ये वाली जो डायग्राम मैंने बनाई थी और जब मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, तो इसमें जो मैंने लेंथ ली थी ना, ये पूरी टोटल लेंथ ली थी, ये एल थी और ये एल थी, यानी टोटल लेंथ जो है ना वो एल नहीं थी बल्कि 2L थी। तो अगर मुझे लैम्डा को डिफाइन करना है तो लैम्डा जो है वो मेरा क्यू अपॉन एल नहीं होगा, बल्कि लैम्डा मेरा क्यू अपॉन 2L होगा। ओके, तो मुझे 2 एक फैक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे जो है वो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू अपॉन 2L की जगह पे मैं लैम्डा लिख देती हूँ, बाकी मेरा बचेगा 2 और x, और ये जो k है इसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और x क्या चीज़ है? x वो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो पॉइंट है जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो अभी हम गॉसेस लॉ के अंदर हमने अभी ड्राइव किया है, लेकिन वहां पर हमने x की जगह पर r लिखा था। डेट्स इट, फॉर्मूला तो वही बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्स लॉ के जरिए जो फॉर्मूला हम हासिल कर चुके हैं वो एक सही फॉर्मूला था। उसके अंदर जब हमने ये वाली कंडीशन रखी कि अगर एल बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिड्यूस होके ये हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा भाई, ये फॉर्मूला कब आता है? उस वक्त आता है ये फॉर्मूला जब हमारे पास चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज बहुत ही बड़ा चार्ज हो और हम उसके करीब से करीब खड़े हुए हों, बहुत दूर ना हो। तो इस अप्रोक्सीमेशन के तहत जो है वो ये वाला फॉर्मूला निकल कर आता है। और जब हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला निकल कर आता है, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट। तभी हम जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है।
तो अभी जो है हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कंपेयर कर लिया हमने, यहाँ पर हम लोग देखें वापस आ गए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखें वही वाला फॉर्मूला है, और मैंने आपको ये बताया था कि ये इनफाइनाइट लाइन क्यों कह रहे हैं हम, हमें नहीं मालूम है अभी, लेकिन अब हमें पता चल गया हमने क्यों क्लेम किया कि ये इनफाइनाइट है। क्योंकि हमने कूलम्स लॉ से ये डिटरमाइन किया कि कूलम्स लॉ के अंदर वो वाला फॉर्मूला उस वक्त आता है जब हम L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइन ऑफ चार्ज है इट मस्ट बी वेरी वेरी बिग, इनफाइनाइट होना चाहिए एज कंपेयर टू द डायमेंशंस वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये चीज़ जो है वो हमें समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट शेप की तरफ चलती हूँ। ये मेरे पास क्या है, शीट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस जो हैं वो अब मेरे पास किसी प्लेन के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हों। तो ये देखें, ये मेरे पास जो है वो एक प्लेन है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें गॉसेस लॉ को फ्लक्स मालूम करने के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, हम अपना पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने अपना कोई पॉइंट डिफाइन कर दिया, ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन शीट के लिए, यहाँ पर बैक चलते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखें कि अगर कहीं शीट ऑफ चार्ज हो तो हमें पिल बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे दवा की शीशी या सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, वो पिल बॉक्स कह देते हैं उसको, छोटा सा सिलेंडर भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम जो है वो इस तरह से बनाते हैं सिलेंडर कि वो ये भी जो शीट है ना, ये बेसिकली ये इनफाइनाइट शीट है। तो इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं मालूम क्यों कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन होती है इनफाइनाइट शीट है। अच्छा, हमें जो है वो इस पॉइंट में पिल बॉक्स किस तरह से बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर बना हुआ है कि एक पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगी और बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट उतनी ही डिस्टेंस पे मैं वहाँ ले लूंगी, और एक सर्कल मैं यूं करके बना लूंगी, और फिर उसके बाद मैं ये दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दूंगी ताकि मेरा ये पूरा पिल बॉक्स बन जाए। ये हाफ इधर रहेगा और हाफ इस तरफ रहेगा, यानी ये बिल्कुल मुझे सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिकल पिल बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब ये मैंने बना लिया, तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैं गॉसेस लॉ का फॉर्मूला लिखूंगी सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर मुझे तीन सरफेसेस पे इसको खोलना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने इसको तीन सरफेसेस पे खोल दिया, E1 सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। सपोज कर लेते हैं हम कि E1 जो है वो मैंने किसको बोला हुआ है, यस, E1 मैंने बोला हुआ है इसको, और E3 मैंने बोला हुआ है इसको, और ये वाला जो सरफेस है ये मेरा A2 सरफेस है, सॉरी 2 सरफेस है, 2, ठीक है। ये वाला कर्व सरफेस जो है वो मेरा सेकंड सरफेस है, और ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं ये 1 और 3 हो गए। तो जब मैं ई डॉट ए निकालूंगी फर्स्ट सरफेस के लिए, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ई की भी डायरेक्शन वही है जो कि मेरी सरफेस की डायरेक्शन है। तो ये जब मैं इसको खोलूंगी तो ई डॉट ए के बराबर आ जाएगा, और जब थर्ड सरफेस के लिए खोलूंगी जो कि मेरा ये वाला है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये भी मेरा ई ए के बराबर आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड सरफेस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो कर्व सरफेस की जो डायरेक्शन है उसका अपवर्ड डायरेक्शन है। तो cos 90 बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ई और ए के दरमियान। तो ये चीज़ जो है वो मेरी ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों का सम अप कर लूँ तो 2 आ जाएगा। 2 मेरा बराबर है किसके, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंक्लोज्ड है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वेट करने के बाद ये जो एरिया है इसको गौर से देखो, ये एरिया किस चीज़ का एरिया है, ये वाला
ये वाला एरिया है, ये वाला, ओके, दिस एरिया इज दिस एरिया, और ये वाला जो सरफेस एरिया था ये अलग था, ये दोनों सेम थे, A1 इज इक्वल टू A3, लेकिन जो A2 है वो डिफरेंट है, ये कर्व सरफेस है, वो है भी नहीं हमारे पास। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये यहाँ पर ये बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है दिस। तो ये जो Q बाई A यहाँ पर निकल कर आ जाता है इक्वेट करने के बाद, ये मेरा क्या है, ये मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला मेरे पास आ गया कि अगर मेरे पास कोई चार्ज शीट मौजूद है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किसी भी पॉइंट पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, शीट के इस तरफ होना चाहिए या शीट के उस तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ अगर होगा, कहीं भी होगा, मैं मालूम कर सकती हूँ। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत थिन शीट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के ऊपर जाती हैं। तो एक साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ किस तरह से, यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करके। अच्छा, मुझे कुछ कुछ ऐसा याद पड़ रहा है कि मैंने जब कूलम्स लॉ पढ़ी थी तो वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी एक डिस्क के लिए, और डिस्क के लिए मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वो भी तो एक फ्लैट सरफेस है, उसके भी तो सेंटर पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, तो ऐसा फॉर्मूला तो नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पर जब हम ये कर रहे हैं कैलकुलेट, तो फिर ऐसा फॉर्मूला क्यों आ रहा है, कहाँ गलती हो गई है, गलती है तो चेक करें या फिर पता करें कि अच्छा ये सही रिजल्ट है कि नहीं है। तो अब मैं दोबारा से उसी लेक्चर की तरफ जाती हूँ जहाँ पर मैंने डिस्क यानी कि एक प्लेन चार्ज के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखें, ये आ गई मेरे पास डिस्क, डिस्क ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये याद आया, ये वो देखें, ये वाला फॉर्मूला निकल रहा है, दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो ये देखें हमारे पास तो अभी जो हमने गॉसेस लॉ से निकाला है वो सिर्फ ये आ रहा है, तो ऐसा क्यों है, क्या ये वाला फॉर्मूला गलत है या वो वाला फॉर्मूला गलत है। तो हम इसको चेक करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्क का रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारी डिस्क बहुत 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 बड़ी है। ओके, इस कंडीशन पे हम इस फॉर्मूले को एवोलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल देंगे क्योंकि आर इम्पोर्टेंट है, आर अब बड़ा है। जब मैंने यहाँ से आर को कॉमन निकाला बाहर तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर था और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, ये आर क्यूब बाहर आ गया। ओके, अंदर बच गया जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, और हमें बात मालूम है कि आर बहुत ज़्यादा बड़ा है जेड से, तो ये वाली जो टर्म होगी ये 0 के बराबर हो जाएगी। सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड अपॉन आर क्यूब। अगेन ये जो आर क्यूब है ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा है, किससे, इस जेड से। तो यहाँ पर भी जो है वो हम कहेंगे कि दिस थिंग अप्रोचेस टू 0, और ई जो है वो मेरे पास कैसे आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने गॉसेस लॉ की मदद से फाइंड आउट की है, तो गॉसेस लॉ की मदद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो बराबर आ रहा है किसके, कूलम्स लॉ के जरिए जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उस कूलम्स लॉ की अप्रोच को लेते हुए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी उसके, किस कंडीशन पे, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन जेड, तभी हम कह सकते हैं कि अच्छा भाई गॉसेस लॉ के जरिए भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी कैसी फील्ड है, अगर हमारी
जो शीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी डिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है। तो हम उसमें कह सकते हैं कि हमारी शीट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मुझे गलती नज़र आ रही है, एक जो है ये जो इंटीग्रेशन है, हाँ इधर जो है ना ये -3/2 +1 करेंगे तो ये -हाफ बचेगा, इधर -हाफ आएगा यहाँ पर। तो इसको भी हम करेक्ट कर देते हैं, ये -हाफ आना चाहिए यहाँ पर सब जगह पर, -हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर -हाफ लगाना है, सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा ना, नीचे आके प्लस हो गया, सिर्फ अब ये +हाफ बच जाएगा, +हाफ। ये ऊपर माइनस था तो नीचे आएगा तो ये +हाफ बचेगा। और यहाँ पर मेरी डेरिवेशन दोबारा से मैं इसको कर लेती हूँ, ये ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है z और r अगेन अगर हम कंपेयर करें तो 0 ही निकलता है, तो दिस इज 0, ठीक है। रिजल्ट पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको जो है ना सही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो मैंने बता दिया, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल कर आती है गॉसेस लॉ की मदद से, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल कर आती है। और हम उसको क्यों कह रहे हैं कि वो इनफाइनाइट शीट है, इस वजह से कह रहे हैं कि हम इस रिजल्ट को पहले भी निकाल चुके हैं, और इस कंडीशन पे कि चार्ज शीट बहुत ज़्यादा बड़ी हो, उस सूरत में हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आता है। जी, हम लोग अपने लेक्चर पे वापस आ गए दोबारा से। अब मैं थर्ड केस जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, और ये मैंने क्लेम किया है कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए है। अच्छा, अब ये मेरा तीसरा केस आ गया है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर देखते हैं, ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट चार्ज हो जैसे, ठीक है। पॉइंट चार्ज को भी हम डायमेंशन लेस तो कहते हैं, लेकिन हम उसको ट्रीट करते हैं इट इज़ जस्ट अ स्फीयर। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे वो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हम मालूम करना चाहते हैं लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर से हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे विच शुड बी सिमेट्रिकल, उसको हम गॉसियन सरफेस या सिमेट्रिकल सरफेस बोलेंगे। और फिर हम गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे उस सरफेस के ऊपर। गॉसेस लॉ हमने लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया इस लॉ का, इस इक्वेशन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, मैंने लिया ही सिमेट्रिकल है ताकि कांस्टेंट हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये जो सरफेस एलिमेंट है रेडियल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, आर स्क्वायर डी थीटा, सॉरी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, यानी कि टोटल मैं इसको लिख सकती हूँ आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। दिस इज माय सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब एक स्फेयर है ना। अब स्फेरिकल सिस्टम के लिए मैं एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सिलेक्ट करूंगी, तो मुझे उसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो इंटीग्रल एवोल्यूएट हो रहा है उसमें वेरिएबल जो है वो थीटा है और फाई है, तो आर तो वेरिएबल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है सरफेस पे, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। मैं साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रल लूंगी और डी फाई को, तो ये डी फाई का तो इंटीग्रल बड़ा आसान है, ये तो इंटीग्रल बाहर निकलेगा तो 2 पाई बाहर निकल आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल लूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और इसके ऊपर मुझे अब लिमिट अप्लाई करनी है 0 से पाई, ये मेरी लिमिट आ गई 0 से
पाई। उसके बाद ये जो माइनस है, ये माइनस का साइन मेरा बाहर रहा, ई आर स्क्वायर 2 पाई बाहर रहा। अब मैं पाई की लिमिट अप्लाई करूंगी तो कॉस पाई क्या होता है, -1 माइनस फॉर्मूले का, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो दिस इज -2 और एक माइनस बाहर साइन है तो ये +2 बन जाएगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ई। और जब मेरे पास ये वाला इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल खुल गया लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको मैंने बराबर इक्वेट कर दिया किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ गई, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकती हूँ। 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया K, ठीक है, कूलम कांस्टेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और गॉसेस लॉ से हमने निकाली है, फिर भी बिल्कुल ठीक आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको पॉइंट चार्ज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज को भी हम एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक दूसरा केस है, और वो कौन सा केस है कि मेरे पास चार्जेस जो हैं वो स्फेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट हों। जैसे कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि चार्जेस एक पॉइंट चार्ज नहीं है, बल्कि बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन वो लेट सपोज किसी स्फेरिकल बॉल के ऊपर रखे हुए हैं। अच्छा, पूरे के पूरे स्फेयर के अंदर बाहर हर जगह चार्जेस मौजूद हैं, हर जगह अंदर बाहर चार्जेस मौजूद हैं, अंदर से लेके बाहर तक चार्जेस हैं। ये जैसे कि एक हार्ड बॉल होती है उसके अंदर। अब मैं मालूम करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, और जब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो गॉसियन सरफेस मुझे उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना होगा, और वो भी सिमेट्रिकल। और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्फेरिकल गॉसेस लॉ होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था, लेकिन इसमें अब फ़र्क ये है कि अम, ये जो इक्वेशन है, ये जो आर है, ये वाला आर, हमारा स्मॉल आर, इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और अब इसमें फ़र्क ये है कि इस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस है, ओके। पहले वाला जो पॉइंट चार्ज था उसमें भी हमारी सेम एनालिसिस थी, लेकिन इसमें जो पॉइंट चार्ज था इसका कोई रेडियस नहीं था। ये पॉइंट लाइक होता है तो इसका कोई रेडियस नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मालूम था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि ये जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कोई ना कोई रेडियस है, और चार्ज यूनिफॉर्मली इस स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं कहाँ पर, बाहर। मैंने बाहर गॉसियन सरफेस बनाया है, तो मैंने यही लिखा है कि मेरा जो पॉइंट है वो उस रेडियस से बाहर है। तो अब मैंने सॉल्व कर लिया, वही जिस तरह से मैंने पिछली इंटीग्रल को सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा, सही। और यहाँ पर मेरा जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बिल्कुल मैं उसी तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, बिल्कुल सेम लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये सेम बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज की तरह। और मैंने ये बात पढ़ी भी है, आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारे पास स्फेयर होते हैं वो बिहेव करते हैं लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो हम एक स्फेयर को पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं, और इसकी फील्ड जो है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह वेरी करती है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी बाहर। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने की ज़रूरत पेश आए अंदर की तरफ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर करके देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फेयर के अंदर मालूम करनी है तो फिर क्या होगा। फिर कुछ भी नहीं होगा, ये वाला इंटीग्रल तो वैसे ही खुलेगा जैसे हम अभी बनाते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें ये करना होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे मालूम करना चाहते हैं वो हमारा स्फेयर के अंदर है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद फिर हम गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ कर चुके, तो फिर हम ड्रॉ करने के बाद जो है वो इसके ऊपर, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल खोल देंगे,
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल, और उसका इंटीग्रल उसी तरीके से खुलेगा जैसे मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट चार्ज के लिए करके बताया था। सिर्फ अब फ़र्क ये है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें जो चार्ज चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चाहिए। अब हमें पूरा चार्ज नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चार्ज चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम उस चार्ज को मालूम करने के लिए हमें राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रल भी खोलना पड़ेगा, और इस q की जगह पे क्या मैं लिख सकती हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू dv। अच्छा, अगर मुझे ये बात मालूम है कि अगर कहीं वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होती है q अपॉन v के, या अगर मैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो dq अपॉन dv लिख सकती हूँ, या मैं इस q को मैं लिख सकती हूँ dq इज इक्वल टू रो d v। ठीक है। और अगर मुझे टोटल चार्ज पता करना होगा तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू रो डी वी। यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है कि q, टोटल चार्ज q मालूम करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब अब मैं कन्वर्ट कर दूंगी वॉल्यूम एलिमेंट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम एलिमेंट लिखा जाता है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। डी फाई की लिमिट वेरी करेगी 0 से लेके 2 पाई तक, और सॉरी फाई की लिमिट वेरी करेगी 0 से 2 पाई तक, थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई तक, और आर जो होगा वो मेरा अब इस 0 से लेके ये स्मॉल आर तक मेरी लिमिट जा रही है, क्योंकि मुझे अब सिर्फ इसके अंदर अंदर चार्ज मालूम करना है। यही मेरा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर का चार्ज मुझे मालूम करना है। तो इसको मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी 0 से लेके आर तक। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा अभी ऊपर भी मैंने इंटीग्रेट किया था तो उसका रिजल्ट 2 निकलता है, डायरेक्ट मैंने 2 लिखा, 2 पाई का रिजल्ट भी 2 पाई है। ये 4 पाई बन रहा है, और ये वाला 4 पाई लेफ्ट हैंड साइड के 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ गया, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी स्फेयर के अंदर, तो मैं इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकती हूँ, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से। अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ आती जाऊंगी तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन जो है अगर मैं ड्रॉ करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो जो रेडियस है, इस स्फेयर का जो रेडियस है यहाँ तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद 1/r करके, 1/r स्क्वायर करके डिक्रीज होगी, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्रेशन निकाला है। ठीक है, कि बाहर जब हम खड़े होते हैं स्फेयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर करके डिक्रीज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अब मुझे पता चला कि अच्छा भाई, स्फेयर के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे मैं सेंटर से बाहर की तरफ आती जाऊंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखें कि ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है या इंसुलेटर है, वो स्फेरिकल शेप का है, तो उसमें क्या होगा। क्योंकि जो इंसुलेटर है उसके अंदर तो चार्जेस मैं अंदर से बाहर हर जगह स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन कंडक्टर के बारे में मुझे पता है कि चार्जेस मैं अंदर स्टोर नहीं कर सकती। कंडक्टर के अंदर चार्जेस नहीं होते, सारे के सारे चार्जेस जो है वो बाहर सरफेस के ऊपर लाए करते हैं, सरफेस के ऊपर लाए करते हैं, अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि चार्ज हमारा जीरो होता है कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ, तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप किसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंसुलेटर के लिए या कंडक्टर के लिए। इंसुलेटर के लिए करना चाहते हैं तो ये आपका आंसर निकलेगा, कंडक्टर के लिए करना चाहते हैं तो ये आंसर निकलेगा।
सही है। बाज़ बुक्स के अंदर ये जो फ़ॉर्मूला है, ये जो डेंसिटी है, इसको और खोल के लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मैं लिख सकती हूँ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़ॉर्मूला आ गया Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और R। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो है वो मेरा दूसरा केस था स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मैं तीसरे केस की तरफ चल रही हूँ जो कि केस नंबर 3 है कि कहीं अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, सॉलिड स्फेयर नहीं है, बल्कि एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल के अंदर ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि कोई बिल्कुल थिन लेयर हो, अंदर से हॉलो हो कोई स्फेयर, और ये थिन लेयर हो, इस थिन लेयर के ऊपर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हो। तो अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेल है तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो भी हम गॉसियन सरफेस स्फेयर बनाते हैं, उसके लिए भी ऐसे ही करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 सिचुएशन होंगी। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फाइंड आउट करना चाहते हैं या हम बी और ए के दरमियान, ये जो शेल है इसका इनर रेडियस है स्मॉल ए और जो आउटर रेडियस है वो है स्मॉल बी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें और ऐसा भी हो सकता है कि हम शेल के अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें। तो यहाँ पे खुद ब खुद 3 सिचुएशंस अराइव होती हैं कि बाहर हो या इस शेल के अंदर हो या फिर यहाँ पर हो। तो इन तीनों सूरतों में हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है। अगर हम शेल के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल तो बार बार आ रहा है, इसको एज इट इज हम कर देंगे। क्यों? शेल के बाहर हैं हम, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी पॉइंट पे हम स्फेरिकल सरफेस यानी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस इंटीग्रल को हम खोल देंगे। और ये वाला जो अब हमारे पास आ गया उसमें हमें क्या चीज चाहिए? इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो हमें चाहिए। चाहे तो हम इसको इसी तरह से छोड़ दें और चाहें तो हम इस पूरे इक्वेशन को एवलुएट करें और हम ये पता करें कि इसके अंदर कहाँ चार्ज मौजूद है, क्योंकि हमें ये पता नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे भी हॉलो है, यहाँ पे भी हॉलो है, सिर्फ थोड़ी सी रीजन के अंदर चार्ज मौजूद है। तो ये भी एक स्फेरिकल शेल है। तो इसको, इसके लिए भी हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका वॉल्यूम जो है वो लिखेंगे। क्यू की जगह पर हम लिख देंगे रो डी वी। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको। रो चूंकि कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें गिवन है, रो बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर है। ये हमने जिस तरह से लास्ट टाइम खोला था इसी तरीके से इसके ऊपर भी खोलेंगे, लेकिन अब से फ़र्क ये है कि हमें ये देखना होगा कि चार्जेस कहाँ से लेके कहाँ तक मौजूद हैं गॉसियन सरफेस के अंदर। ए से लेके बी तक मौजूद है। चार्जेस की बात हो रही है तो चार्जेस ए से लेके बी तक मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद ये आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब बन जाएगा अपॉन 3। ठीक है, बाकी ये जो इंटीग्रल खुलेगा ये 4 पाई के बराबर है, ये 4 पाई आ गया। ये रो जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर मौजूद है और इस जगह पे जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो आ गया। ये जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद ये बचा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं B इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल वेरीज विद 1 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटिंग शेल हो या चाहे कंडक्टिंग शेल हो, दोनों के अंदर अगर हम आउटसाइड मौजूद हैं, उस शेल से बाहर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से फाइंड आउट की जाती है। अच्छा, ये शेल जो है वैसे देखने में हमें लग रहा है कि ये बहुत मोटा सा है, लेकिन ये बहुत थिक होता है। अच्छा, अब एक सेकंड सिचुएशन ये है कि इसमें हमें क्या करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है ए और बी के बीच में। अब ये ए और बी है, इसके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पे हम गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे और हम इसको खोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वैसी ही खुल जाएगी। जो राइट हैंड साइड है वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्यू इनक्लोज चाहिए, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है वो हमें चाहिए। ये स्फेयर है अगेन,
यहाँ पर हम जब इसको मालूम करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम रो डीवी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रो यूनिफॉर्म है, गिवन है, हमें बाहर निकाल दिया और एप्सिलॉन नॉट बाहर है। सरफेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है इस तरह से लिखा जाता है लाइक प्रीवियस केसेस। सिर्फ अब फ़र्क ये होगा कि हमें ये देखना होगा कि चार्जेस कहाँ से कहाँ तक मौजूद है उस सरफेस में। तो चार्ज मौजूद है ए से लेके आर तक चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज से मतलब है जो कि अभी हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। तो ए से आर तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये मेरे पास खुल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है फॉर आर इन बिटवीन द टू रेडियाई ए एंड बी, उसका फॉर्मूला मेरे पास निकल कर आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंडक्टर और एज वेल एज इंसुलेटर दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये शेल इतना थिन है कि जो चार्जेस हैं वो इस पूरे थिन ए से बी तक मौजूद हैं कंडक्टर के अंदर भी, अगर हमें गिवन है। अच्छा, लेकिन अब एक सिचुएशन आती है जिसमें हमसे कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें इनसाइड दी शेल, यानी कि आर इज लेस देन ए। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं, आर ए से भी छोटा है, उस पोजीशन पे हम खड़े हुए। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा वो अंदर की तरफ बनेगा, अंदर तो हमारे कोई चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज जब नहीं है तो चार्ज की जगह पे हमने जीरो लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकलेगी, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर। तो इस बात का जो है वो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, या बाहर या अंदर किस जगह पर। तो ये फिर हमने एप्लीकेशन देख ली कि हम कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। और 3 केसेस मैंने जो है वो आप लोगों को यहाँ भी करवाए हैं। सबसे पहला कौन सा केस, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। सेकंड केस कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तीसरा केस अगर हमारे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इसमें भी 3 केसेस हैं, एक तो पॉइंट चार्ज का केस, एक स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर का केस और एक स्फेरिकल शेल का केस। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हमें गॉसेस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कही जाए। यहाँ से आपसे कहा जा सकता है कि आप फ्लक्स डेंसिटी यानी कि डी कैलकुलेट करें। डी मुझे पता है कि वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एप्सिलॉन ई के। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको जस्ट हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ई कर देंगे, और यहाँ से मैं डी का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर सकती हूँ, 2 पाई आर। तो आपको अगर कह दिया जाए कि अच्छा भाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और क्या इसको जो है ना जस्ट हम क्या कह देंगे, डी। ओके। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने शीट की एग्जाम्पल करवाई थी, इसमें भी अगर आपसे कह दिया जाता है कि फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, डी मालूम करने के लिए डी आपके पास बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई के, और वो बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा केस देखते हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में हमारे पास ये है इक्वेशन, ये आ रहा है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट ई को मैं कह दूंगी डी, और ये मेरे पास हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई r² फॉर द केस ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो ये फ्लक्स डेंसिटी निकल आएगी गॉसेस लॉ से। इसी तरीके से स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेकंड केस है उसमें हर जगह जो एप्सिलॉन नॉट ई है इसको आप ऊपर ले जाएं, ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई, ये बन जाएगा डी, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई r²। सिमिलरली अगर हम सॉलिड स्फेयर के अंदर हैं, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप फ्लक्स डेंसिटी निकालें, तो फ्लक्स डेंसिटी सिंपली क्या हो जाएगी, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू रो R अपॉन 3। ओके, अगेन आगे चलते हैं। अगर स्फेरिकल शेल है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं शेल से बाहर, तो ये वाला फॉर्मूला आपका फाइनली निकला था। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये D बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E के, और ये चार्ज डेंसिटी रखेंगे B³ माइनस A³ डिवाइडेड बाय 3r²। दिस इज योर फ्लक्स डेंसिटी D।
और आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो ये डी बन जाएगा। सही है। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालें किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर प्लेन शीट में। तो अगर आपसे कह दिया जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं एक्सप्रेशंस, उसी के अंदर से फ्लक्स डेंसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। इस इसको फिर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।